वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज फिर आप लोगों के सामने मैं मुखातिब हूँ। आज आपको बताना है इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल और कंपाउंड के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है। कहाँ पढ़ा है ये आपको रिवाइज करा देता हूँ। आपको जब मैं 11th में सिंथेसिस पार्ट बता रहा था तो उसी सिंथेसिस पार्ट में आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 सेंटेंस के बारे में बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। उसमें मैंने बताया आपको कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल को एक कंपाउंड बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल को एक कॉम्प्लेक्स बनाना। यानी जब सिंपल सेंटेंस रहते हैं तो उसको एक दूसरा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और जब दो सिंपल सेंटेंस रहते हैं तो उसको कंपाउंड कैसे बनाते हैं, और जब दो सिंपल रहते हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। ये मैंने आपको सिंथेसिस टॉपिक में 11th में बता दिया है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है। जैसे अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या था, दो सेंटेंस आपको मिलते थे। ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता था आपको। यहाँ पर भी वही कंडीशन मिलेगी, एक सेंटेंस मिलेगा। सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर इतना है कि सिंथेसिस जब आप करते थे तो वहाँ मिनिमम दो सेंटेंस मिलते थे। जो 11th में मैंने आपको बताया है सिंथेसिस टॉपिक में, उसको थोड़ा रिवाइज करते चलता हूँ। सिंथेसिस जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दो सेंटेंस मिनिमम मिलते थे, तीन भी मिल जाता था, चार भी मिल जाता था। तो दो सेंटेंस मिनिमम आपको मिलेंगे सिंथेसिस में, उनको मिला करके एक सेंटेंस बनाना होता था। लेकिन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक ही सेंटेंस मिलेगा और एक ही सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन उसका सेंस नहीं चेंज होना है। तो वही सिंपल जो आपको बना हुआ सेंटेंस आपको मान लिया मिल गया तो उसको कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंपाउंड बना हुआ मिल गया तो उसको कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर अब इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड की बात करते हैं। इधर मैंने एक पार्ट डिवाइड किया है कॉलम में, एक सिंपल एक कंपाउंड। सिंपल में देखिए मैंने लिखा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हैविंग या सब्जेक्ट प्लस हैविंग। यानी मतलब अगर सिंपल सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से सेंटेंस स्टार्ट हो, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे हुए वर्ड के साथ स्टार्ट हो, या फिर हैविंग से स्टार्ट हो, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैविंग से स्टार्ट हो, तो जब हम उसको कंपाउंड बनाएंगे तो एंड का प्रयोग कर देंगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगा। फिर देखिए दूसरा मैंने लिखा, यदि सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग बिसाइड से हो तो जब उस सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो का यूज करेंगे। अगर सिंपल सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ का यूज हो तो जब उसको कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें बट लगाएंगे और यट लगाएंगे, यानी बट का प्रयोग कर देंगे या फिर यट का प्रयोग कर देंगे। कहने का मतलब मेरे ये है कि मैं आपको जनरली ऐसे बता दूं, सिंपल में आपने सुना होगा नाम पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का नाम आपने सुना होगा। पहला रूल ही यूज ऑफ पार्टिसिपल का सिंथेसिस में था। अगर आप भूल गए होंगे तो 11th की ग्रामर की कॉपी एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने यहाँ नहीं लिखा। रूल तो ऐसे बनता था कि अगर सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हो तो कंपाउंड बनाते समय सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करते हैं और बीच में एंड का प्रयोग कर देते हैं। ये रूल अगर मैं कॉपी में लिखाता तो ऐसे ही बताता कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तीनों का नाम आपने सुना है 11th में, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से शुरू होता है तो कंपाउंड बनाते समय सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से करते हैं। मतलब सिंपल चाहे जिससे स्टार्ट हो, लेकिन जब कंपाउंड बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग हम करेंगे सब्जेक्ट से और बीच में एंड का प्रयोग करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ये रूल होता है। लेकिन मैंने यहाँ देखिए व्हाइट बोर्ड पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखा है, यानी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ हैविंग लिखा है, यानी ये परफेक्ट पार्टिसिपल की आइडेंटिफिकेशन है। सब्जेक्ट प्लस हैविंग लिखा है, यानी ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की आइडेंटिफिकेशन है। मैंने उस वर्ड को ही साफ साफ लिख दिया जो आपको सेंटेंस में मिलेगा। बस जानने की जरूरत नहीं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं है। इस वर्ड को देख करके आप जान जाओगे कि इसको कंपाउंड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। मतलब वर्ब में आईएनजी वाला सेंटेंस मिलेगा तो एंड लगाएंगे, हैविंग वाला सेंटेंस मिलेगा तो एंड लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैविंग मिलेगा तो एंड लगाएंगे।
अगर मैं ऐसे लिख देता प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू हो, परफेक्ट पार्टिसिपल से शुरू हो, नॉमिनेटिव वर्ब से शुरू हो, तो उसकी पहचान आपको याद करनी पड़ती। इसलिए मैंने डायरेक्टली उस वर्ड को ही लिख दिया जिसको आप जानकर देखकर जान जाएंगे कि वहाँ यूज़ क्या करना है। फिर मैंने लिखा बिसाइड्स। बिसाइड्स अगर लिखा होगा, बिसाइड्स का यूज मैंने बता दूं आपको सेंसेस में कहाँ पड़ा है। आपको मैंने बताया यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड और नाउन, ये जब रूल मैंने बताया था वहाँ पे, तब वहाँ बिसाइड्स और इंस्पाइट आपके बारे में बताया था, क्योंकि ये बिसाइड्स और इंस्पाइट आप दोनों प्रीपोजिशन है। मैंने बताया था स्पेशल प्रीपोजिशन, मेन प्रीपोजिशन दो होते हैं। स्पेशल प्रीपोजिशन में दोनों प्रीपोजिशन आते हैं। जब इनका यूज होता है तो इनके साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। आप इस जब वीडियो को देखिएगा तो उस 11th के इस रूल्स को आप कॉपी खोल के समझने की कोशिश करिएगा। दोनों को टैली जब कराएंगे आप तो डेफिनेटली अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये मैंने बताया था। फिर से रिवाइज कर दो, कहाँ है ये यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड और नाउन का जो सेंसेस में रूल मैंने पढ़ाया है, आपको समझाया है, वहीं आपको बिसाइड्स और इंस्पाइट वाला सेंटेंस, इंस्पाइट ऑफ वाला सेंटेंस मिलेगा। वहाँ मैंने कैटेगराइज किया था मेन प्रीपोजिशन और स्पेशल प्रीपोजिशन दो तरह के होते हैं। तो ये अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब वो सिंपल है। जब बिसाइड से शुरू होगा तो जब उसको कंपाउंड बनाएंगे तो नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो यूज करेंगे, और इंस्पाइट से आपसे शुरू होगा तो बट लगाएंगे या तो येट लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आज रूल समझा रहा हूँ आपको, इसको आप समझते टाइम, वीडियो देखते टाइम आप एक काम करिएगा, जो ग्रामर की कॉपी आपने 11th में पढ़ी है, जितना भी मैंने बताया है आपको, उसको देख करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे कि मैंने क्या बताया था और क्या बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ। देखिए, मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सेंटेंस लिखा, पुटिंग ऑन हिज कोट ही वेंट टू मार्केट, हैविंग किल्ड द स्नेक, द फार्मर फेल्ट हैप्पी, द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स स्टार्टेड चीपिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ सिंपल और कंपाउंड में कैटेगराइज किया था, बताया था आपको, कॉलम में डिवाइड करके बताया था कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे से हो, हैविंग से हो, सब्जेक्ट प्लस हैविंग से हो, तो जब देखिए वही चीज़ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे से स्टार्ट है, हैविंग से स्टार्ट है, या सब्जेक्ट प्लस हैविंग से स्टार्ट है, तो अब इसको कंपाउंड बनाना। आपको पहचान का वो वर्ड मिल गया जो मैंने कॉलम में डिवाइड करके लिखा था। अब देखिए, अब इसको जब बनाएंगे तो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग किससे करेंगे, सब्जेक्ट से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं, कॉमा लगाने के बाद यहाँ ही सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट आपका सेम माना जाएगा। यहाँ लिखेंगे ही, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ही पुट ऑन हिज कोट। अब ये जो कॉमा लगा इसको हटाकर एंड लगाएंगे। अब सब्जेक्ट एक बार आपने लिख दिया है तो नहीं लिखेंगे, एंड वेंट टू मार्केट। क्या किया आपने, देखिए, पुटिंग के जगह पे सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट इसमें नहीं था तो सब्जेक्ट आप पाए कहाँ से, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो वही सब्जेक्ट लिख देंगे। अब पुटिंग का कर देंगे पुट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, कंपाउंड जब बनाएंगे दिमाग में रखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ही पुट ऑन हिज कोट, अब कॉमा हटाने के बाद क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे। अब सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी लिख दिया है इसलिए नहीं लिखेंगे, एंड वेंट टू मार्केट, अपना कोट पहनकर वह मार्केट गया। और दूसरा सिंपल का जो हिंदी मीनिंग आई कि अपना कोट पहन करके या कोट पहनकर वह मार्केट गया।
ही पुट ऑन हिज कोट एंड वेंट टू मार्केट, ये कंपाउंड का मीनिंग बताता हूँ। उसने अपना कोट पहना और मार्केट गया। दोनों का सेंस देखिए सेम आ रहा। अब फिर यहाँ पे आइए, हैविंग किल्ड द स्नेक। अब यहाँ पर फिर करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट यहाँ फार्मर से स्टार्ट ले आएंगे। द फार्मर किल्ड द स्नेक, वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होता है, किल्ड द स्नेक। कॉमा लगाएंगे, कॉमा हटा करके लगाएंगे एंड। अब फार्मर ऑलरेडी आपने लिख ही दिया है तो लिखेंगे फेल्ट हैप्पी। अब देखिए किया क्या आपने यहाँ पे, हैविंग किल्ड द स्नेक, सांप के मारने के बाद फार्मर खुश हो गया या खुश महसूस किया। इसमें क्या हुआ, फार्मर किल्ड द स्नेक, फार्मर ने सांप को मारा एंड फेल्ट हैप्पी, और खुश हो गया। मारा और खुश हो गया, मतलब मारने के बाद खुश हो गया। दोनों का सेंस आपका सेम आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैविंग, सन प्लस हैविंग या सब्जेक्ट प्लस हैविंग, तो यहाँ पर लिखेंगे आप द सन। हैविंग ना लिख करके राइजन का सेकंड फॉर्म रोज, मैंने बोला है कंपाउंड बनाते समय वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। द सन रोज, फिर लगाएंगे एंड। यहाँ पर भी देखिए आपका हैविंग हटा है और यहाँ पर भी हैविंग क्या हो रहा है, हट रहा है, क्योंकि यही पहचान करके तो हमने जाना है कि यही देख करके जाना है कि हमको कंपाउंड बनाना है तो क्या यूज करना है। अब आप कहोगे हैविंग हट गया, तो हैविंग हटा तो एंड तो लगा भी, कुछ हट रहा है तो कुछ लग भी तो रहा है। तो द सन रोज एंड द बर्ड्स स्टार्टेड चिरपिंग। चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना। अब देखिए सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई होप सिंपल टू कंपाउंड आप समझ रहे होंगे। पहला रूल जो पहले कॉलम पहला कंडीशन जो था उसको आप फॉलो करके समझ गए हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि जब इसको समझेंगे तो 11th में जो सेंसेस पार्ट मैंने बताया है, जो 2 रूल बताए हैं मैंने, उस 2 रूल को दिमाग में रख करके तभी समझिएगा। Besides being laborious, he is intelligent. In spite of working much, he failed. अब देखिए, besides being laborious, he is intelligent. In spite of working much, he failed. Besides का मतलब कि साथ साथ या कि अतिरिक्त, और in spite of का मतलब कि बावजूद, यानी laborious होने के साथ साथ, being माने होना, being माने होना का सेंस आता है। laborious होने के साथ साथ, laborious का मतलब मेहनती होने के साथ साथ he is intelligent, वह बुद्धिमान भी है। In spite of working much, अत्यधिक काम करने के बावजूद वह असफल हो गया। अत्यधिक काम करने के बावजूद वह फेल हो गया। अब देखिए इन स्पाइट ऑफ का सेंस और बिसाइड का सेंस, मैंने बोला अभी बिसाइड से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो लगाएंगे। नॉट ओनली बट डॉट डॉट बट आल्सो लगाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब बीइंग हटाएंगे, आपको भी मैंने 11th में ही बताया, पहले से ही आप जान रहे होंगे कि बी का मतलब 5 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज एम आर वाज वेयर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर इज एम आर वाज वेयर में से कौन सा लगाएंगे, ये कैसे क्लियर होगा जब 5 हेल्पिंग वर्ब बी को छिड़ने पर निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ इज लगा हुआ है तो इज इसमें भी लगा देंगे, ही इज लेबोरियस, मतलब इज एम आर है अगर तो सेंटेंस का सेंस का क्लियर करने के लिए हम बी का प्रयोग कर सकते हैं। और बी को हटाएंगे तो उन 5 सहायक क्रियाओं में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। उनको हटाएंगे तो उनको यूज करेंगे, उनको हटाएंगे तो उनको को मतलब बीइंग की जगह पे इज यूज कर सकते हैं। इज एम आर वाज वेयर में से कोई एक यूज कर सकते हैं और इज एम आर वाज वेयर हटा करके सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए बीइंग का भी यूज कर सकते हैं। ही इज लेबोरियस, उसके बाद ही इज लेबोरियस डायरेक्टली लिख दिया मैंने, नॉट ओनली यूज नहीं किया। नॉट ओनली लेबोरियस, वह न केवल लेबोरियस है बल्कि बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, मतलब वह न केवल लेबोरियस है बल्कि इंटेलिजेंट भी
है। और पहले सेंटेंस का सेंस आ रहा था कि लेबोरियस होने के साथ साथ वह इंटेलिजेंट भी है, और इसमें वह न केवल लेबोरियस है बल्कि इंटेलिजेंट भी है। अब इन स्पाइट ऑफ वर्किंग मच, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ही वर्कड मच। अब वर्ड कहाँ से पाया आपने, यहाँ आपको इसको देख करके यूज कर लिया। वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे यूज किया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म सेकंड सेंटेंस में यूज हुआ है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि कहाँ से ये हो जा रहा है, यहाँ इज लगाया तो यहाँ वर्ब क्यों, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों लगा दिया। आप देख रहे होंगे मैं जो इस तरह से आपको बता रहा हूँ, सेकंड सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लिया, सेकंड सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखा हुआ था इसलिए उसको यूज कर लिया। ही वर्कड मच बट फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग मच ही फेल्ड, अत्यधिक काम करने के बावजूद वह फेल हो गया। उसने अत्यधिक काम किया लेकिन फेल हो गया। आपको समझ में आ गया होगा पहला रूल, सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आप सिंपल से कंपाउंड मैंने बताया, अब कंपाउंड से सिंपल आप वीडियो को एक बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मतलब बट लगा रहेगा तो इस तरह से बना देंगे, नॉट ओनली लगा रहेगा तो इस तरह से बना देंगे। मतलब उसी का उल्टा आपको समझना है। एक स्टेप मैंने बता दिया, दूसरा स्टेप आप वीडियो को देखेंगे डेफिनेटली समझ जाएंगे। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को आप एक बार में ही समझने की कोशिश मत करिएगा। मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसलिए वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखिए। डेफिनेटली आपको वीडियोस में सारे बताए गए रूल्स समझ में आएंगे, उसमें कोई इफ या बट नहीं है, लेकिन उसको आपको माइंड अच्छे से यूज़ करके अच्छे से समझना होगा। चलिए अब इसको मैंने बता दिया, अब आपको मैं सिंपल एंड कंपाउंड मैंने बता दिया, कंपाउंड एंड सिंपल आप समझ ले जाएंगे। अब आपको सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बताते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया इंटरजेक्ट सिंपल एंड कंपाउंड, तो सिंपल कंपाउंड आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अभी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बताता हूँ मैं आपको। मैंने कॉलम में भी सिंपल कंपाउंड डिवाइड करके बताया था, अब आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स डिवाइड करके बता रहा हूँ। सिंपल में ये कंडीशन बनेगी तो कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन बनेगी तो सिंपल में ये कंडीशन बन जाएगी। मतलब सिंपल का पहले बता दूँ आपको कि अगर सिंपल सेंटेंस में नो या हियर आता है उसके बाद नाउन आता है, तो कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो नो या हियर लिख देते हैं, उसके बाद व्हाट का यूज़ कर देते हैं। आपको जब मैं सिंथेसिस पढ़ा रहा था तो भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का मतलब कि उसमें कंजक्शन यूज़ करना। कंजक्शन जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सब कंजक्शन का काम करते हैं, और एक्स्ट्रा कंजक्शन दैट होता है उसको भी यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाना है तो मतलब कंजक्शन लगाना है। अब फिर देखिए यहाँ लिखा मैंने एडमिट कॉमा बिलीव, यानी एडमिट भी आ सकता है बिलीव भी आ सकता है, उसके बाद टू का यूज अगर होता है तो क्या करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे तो एडमिट या बिलीव जो भी आएगा सेंटेंस में उसको हम लिखेंगे, उसके बाद जो टू सेंटेंस में सिंपल वाले में रहेगा उसको दैट कर देंगे। वैसे ही कॉम्प्लेक्स को जब सिंपल बनाएंगे तो नो या हियर के बाद अगर व्हाट रहता है तो कॉम्प्लेक्स सिंपल जब बनाएंगे तो नो या हियर लिखेंगे और प्लस जो नाउन रहेगा वो नाउन लिख देंगे। तो उसी सेंटेंस में नाउन क्या रहेगा उसको ध्यान देंगे। एडमिट या बिलीव है और प्लस दैट लगा हुआ है, तो एडमिट या बिलीव और दैट लिखा है तो एडमिट बिलीव लिखेंगे ही, और दैट को हटाकर उसके सामने क्या लिखेंगे टू। ये मैं कॉम्प्लेक्स टू सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मैंने बताया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर सिंपल में नो या हियर के बाद नाउन आता है तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो नो या हियर लिख देंगे, उसके बाद व्हाट लगा देंगे। ये जो नाउन अगर सिंपल में आएगा तो उसके स्थान पे क्या लगा देंगे, व्हाट लगा देंगे। एडमिट या बिलीव में से कोई एक आता है उसके बाद टू आता है तो एडमिट या बिलीव तो लिखेंगे ही, उसके बाद वहाँ के सिंपल के टू को हटा कर कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे तो दैट का यूज कर देंगे। अब देखिए कैसे, पहले फर्स्ट रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल के 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये सेकेंड रूल के 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। पहले फर्स्ट का बात करते हैं। अब यहाँ मैंने बताया कि नो या हियर के बाद नाउन आता है तो नाउन का मतलब है हिज नेम, केवल हिज अगर बात बताते तो प्रोनाउन हो जाता, लेकिन हिज नेम का मतलब पूरा नाउन हो गया। हिज प्लान ये पूरा नाउन हो गया। मतलब जब भी किसी पॉजेसिव केस के प्रोनाउन के साथ
जब भी किसी पजेसिव केस के प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन लिखा होता है या लगभग कोई भी वर्ड लिखा होता है तो वो पूरा नाउन माना जाता है। अब देखिए, अब यहाँ आई नो लिखेंगे, आई नो, नो या हियर के बाद कोई नाउन आता है तो नो या हियर तो लिखते ही हैं, आई हैव हियर, नो या हियर तो लिखते ही हैं। उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट, यानी व्हाट का प्रयोग कर देंगे, व्हाट। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, व्हाट, तो आई नो व्हाट हिज नेम, उसके बाद इज, मैं उसका नाम जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका नाम क्या है। आई हैव हियर्ड हिज प्लान, मैंने उसके प्लान को सुना है, मैंने सुना है कि उसका प्लान क्या है, व्हाट हिज प्लान इज। आई होप ये रूल आप समझ रहे हैं कि नो और हियर अगर आ जाएगा तो नो और हियर को तो लिखेंगे ही, उसके बाद हम किसका करेंगे, व्हाट। आप देख रहे हो इज कहाँ से आया, इज आपने कहाँ से यूज किया, नो का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, हैव का मतलब भी प्रेजेंट को ही फॉलो कर रहा है, ये हैव और हैज प्रेजेंट में ही यूज होता है, तो हैव और हैज प्रेजेंट में यूज होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इज लगा दिया। मतलब कुल मिलाकर के सेंटेंस का सेंस भी हम पढ़ने के साथ साथ यूज कर लेते हैं कि सेंटेंस का सेंस पढ़ने के बाद क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि उसका नाम क्या है। मैंने उसका प्लान सुना है, मैंने सुना है कि उसका प्लान क्या है। दोनों सेंटेंस को हिंदी में जब हम कन्वर्ट करते हैं दोनों सेंटेंस का सेंस सेम आ रहा है, यानी सेंटेंस इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया एडमिट और बिलीव अगर आता है और उसके बाद टू आता है तो क्या करते हैं, आई एडमिट, आपको मैंने बताया है आई बिलीव, एडमिट और बिलीव के बाद टू आता है तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एडमिट या बिलीव जो भी आता है उसको लिख देते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं दैट, दैट। अब आपको मैंने बताया है पहले ही बी को टच करने का मतलब या बी को हटाएंगे तो बी को जब हटाएंगे तो 5 सहायक क्रिया आती है, इज एम आर वाज वेयर, तो इज एम आर वाज वेयर में से कौन लगेगा वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए आई एडमिट दैट, आई बी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, आई एम गिल्टी। अब आप कहोगे आई कहाँ से आ गया, अब बी को हटाएंगे तो दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट यूज होता है तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हैं, वो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट यूज कर दिया। अब देखिए आई बिलीव दैट, अब हिम है तो हिम को हटा देंगे, जैसे इसमें हिम वगैरह नहीं लिखा था, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं था, इसमें ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम को हटाएंगे तो लिखेंगे ही। अब बी के अकॉर्डिंग इज, उसके बाद रिच। आप सेंस समझ गए, आपको सेंस बताता हूँ। आई एडमिट टू बी गिल्टी, मैं स्वीकारता हूँ, यानी मैं गिल्टी होना स्वीकारता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ कि मैं गिल्टी हूँ, गिल्टी का मतलब अपराधी हूँ, मैं अपराधी होना स्वीकारता हूँ, सिंपल का अर्थ हुआ ये। आप कॉम्प्लेक्स का अर्थ मैं स्वीकारता हूँ कि मैं अपराधी हूँ। आई बिलीव हिम टू बी रिच, मैं उसके धनी होने पर विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि वह धनी है, तो मतलब सेंटेंस का सेंस सेम आ रहा है, यानी ये इस तरह से ही ट्रांसफॉर्मेट होगा। आई होप ये रूल भी आप समझ गए होंगे। अब आपका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी पढ़ना नहीं है, आप पूरा सेंटेंस जितना भी मैंने इंटरचेंज करके बताया है उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज आप करते ही रहे हैं और इसका भी एक्सरसाइज आपको भेजा जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपका